आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार और न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है ओपिनियन पोल, जिसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो उसके आधार पर 270 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ यानी कि एनडीए सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है, यानी कि अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि 272 पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार बन सकती है। कांग्रेस गठजोड़ के पास 134 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 139 सीटें जा सकती हैं। आइए चलते हैं सबीना के पास ये जानने के लिए कि महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में क्या उभर रही है तस्वीर। सबीना। बिल्कुल, और शुरुआत यहां पर हम गुजरात से करेंगे, जिसकी सीटें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। 26 सीटें यहां से आती है और क्या कुछ इसका वोट शेयर है और साथ ही कितनी जनता इसे पसंद कर रही है सीट के लिहाज से, ये यहां पर हम बताने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को कितने फीसद वोट है, गुजरात के सियासी समीकरण को यहां पर अब समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफिक्स पूरा यहां पर फैक्ट्स के जरिए आप यहां पर हमारे साथ देख सकते हैं। तो गुजरात में वोट शेयर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी यहां पर 49 यानी कि 49 प्लस यहां पर लेती हुई नजर आती है। कांग्रेस का जिक्र करें तो 41 सीटों पर यह काबिज होती हुई नजर आती है। ये घटता बढ़ता भी नजर यहां पर आता है। आप अदर्स के खाते में अगर हम बात करें तो ये 4 तक फिलहाल नजर आएगा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन 4 सीटों पर बीजेपी काबिज होगी या फिर कांग्रेस काबिज होगी। तो ये गुजरात का समीकरण है। लेकिन इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने आपको वोट शेयर के बारे में बताया, अब सीट बता देते हैं कि आखिर गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आती है। तो यही फैक्ट्स आगे सामने है। बीजेपी का जिक्र करें तो 21 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आती है। घट बढ़ इसमें जरूर सकता है। और कांग्रेस का जिक्र करें तो 5 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में, यानी कि कांग्रेस इस पर काबिज होती हुई नजर आती है। अब इस बीच महाराष्ट्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र की सीटें बेहद खास हो जाती है, 48 सीटें यहां से आती हैं। लोकसभा चुनाव में आकर 2019 में महाराष्ट्र का वोट फीसद क्या कुछ कहता है, वोट शेयर क्या कहता है, वो आपके सामने है। यहां पर बीजेपी वोट फीसद के हिसाब से 39 यानी कि 39 सीटें और कांग्रेस के खाते में 34% तक नजर आता है वोट शेयर। वहीं पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 13 सीटों को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ये महाराष्ट्र का वोट शेयर है आपके सामने। इसके बाद अब कौन कितनी सीटों पर यहां पर काबिज होता नजर आता है उसके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल है। यहां पर महाराष्ट्र की सीटों का अगर जिक्र करें, क्योंकि 48 सीटें हैं और हर सीट की अपनी एक खासियत है। बीजेपी यहां पर 33 सीटों को लेती हुई नजर आती है। सीटें बढ़ भी सकती हैं। 15 यहां पर कांग्रेस इस पर अपना खाता खोलते हुए नजर आती है और साथ ही 48 सीटें जो है, हालांकि पिछली बार कांग्रेस की स्थिति महज 2 सीटों पर यहां पर सिमट गई थी। अगली बार अब गोवा का भी जिक्र कर लेते हैं कि आखिर गोवा में, क्योंकि महज 2 सीटें यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर होता है, तो कितना फीसद यहां पर गोवा का नजर आता है वो भी अब ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको बताते हैं। 44% तक जो है वो वोट शेयर यहां पर गोवा में नजर आता है। बीजेपी का, कांग्रेस का जिक्र करें तो यानी कि 39 सीटें जो हैं यहां से नजर आती हैं। वहीं 11 सीटों के बारे में कान से यानी कि कुछ नहीं कहा जा सकता है फिलहाल। वहीं पर वोट कितना मिलता हुआ नजर आता है, ये यहां पर हम आपको बताते हैं सीट के लिहाज से। तो 2 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में नजर आती है और कांग्रेस अपना खाता भी खोलते ही नजर नहीं आती। आगे सीटों का विश्लेषण भी यहां पर बताएंगे, लेकिन और सटीक विश्लेषण के लिए सीधा एक बार फिर से रुक करते हैं अजय जी और पिनाज जी के पास। धन्यवाद सबीना। अगर मीम अफजल साहब, अफजल हफीज गांधी जी और श्याम जाजू जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनके सिंह साहब, गुजरात की अगर तस्वीर देखें, 21 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना सकती है और 5 कांग्रेस के खाते में। क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्य पर कम हो रही है, क्योंकि 26 से 26 का आंकड़ा पहले था? नहीं, कम और होनी चाहिए थी। अगर आप गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस को देखें जी, तो उस समय जो एग्रेरियन अनरेस्ट था, जो वहाँ किसानों में असंतोष था, और ये उस मॉडल की वजह से जो मोदी जी के ज़माने में मॉडल शुरू हुआ था जी, उसमें लघु किसान जो थे, छोटे किसान, उनकी बहुत बुरी स्थिति हुई। जबकि बड़े किसानों को कपास बोने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट के प्राइजेस 4 गुना बढ़ गए, उनको बहुत फायदा हुआ। तो वहाँ पे रूरल समाज में गुजरात में काफ़ी नाराज़गी थी और जितने भी रूरल बेल्ट थे वहाँ पे गुजरात में वोट नहीं मिले थे, अर्बन एरिया में ही वोट मिले थे। गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से भी कम है, लिहाजा अब जाहिर है कि कांग्रेस को वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है जो कि बीजेपी को मिलेगा। एक चीज और भी है कि चूंकि बाइपोलर है, इसलिए अगर 1-2% का भी स्विंग बीजेपी के फेवर में है तो सीटों के टर्म्स में आप पाएंगे कि अच्छा खासा हो, जो वही आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। होना चाहिए था, अगर हम स्टेट असेंबली इलेक्शन की हालत देखते तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आपका ये सही आकलन है कि इस समय जो स्थिति, हाँ, इससे जरूर होगा कि हार्दिक पटेल वगैरह के थोड़ा एक्टिव होने से चीजें बदलेगी और तब मुझे लगता है कि तब ये स्विंग कर सकता है। तो अगले अभी 1.5 महीने का पूर्णेंदु, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस ओपिनियन पोल में हमने 21-5 का आंकड़ा सामने रखा है, क्या ये बदल सकता है? और खास करके तब जबकि अब चुनाव अपने चरम पर होगा,
क्या गुजरात में कांग्रेस वो सब कुछ कर पाएगी? क्योंकि एक बड़ा धड़ा है पटेल समुदाय का और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का, और उसके साथ साथ जी बाइपोलर है, उसमें नेक एंड नेक है। जी पूर्णेंदु, तो क्या ये आंकड़े बदल सकते हैं अगले 1-1.5 महीने के भीतर? हार्दिक पटेल के जो कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही जा रही है अजय जी, इसके दो पक्ष हो सकते हैं जी। एक अभी वो एक आंदोलनकारी के तरीके से आते हैं जिन्होंने 2015 से ये पटेल अमानत आंदोलन, जो पटेलों के आरक्षण, पाटीदार समाज के आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी थी और समाज में रातों रात उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो गई थी, खासकर युवा वर्ग में। और 2017 में जब एक आउटसाइडर की तरह उन्होंने अपने डिमांड को लेकर के अपनी डिमांड कांग्रेस के आगे रखी और कांग्रेस ने वो डिमांड एक्सेप्ट की कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसे फुलफिल करेंगे, उस तरह से उन्होंने पाटीदार समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ा। आप देखते हैं कि जो सौराष्ट्र का इलाका है जहां पाटीदार समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, उस इलाके में कांग्रेस का 2017 में प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन जब वो एक नेता के तौर पे आएंगे, जब एक कांग्रेस के नेता के तौर पे रहेंगे, तो हो सकता है कि असरदार होंगे। मीम साहब के पास ही ये सवाल मैं लेकर जाती हूँ पुर्णेंदु जी। मीम मुफज्जल साहब, अगर बात करें गुजरात में 5 सीटों का फायदा तो आपको हो रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हार्दिक पटेल भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, विधानसभा चुनावों में जो एज मिली थी आपको, वो भी उसको पूरी तरह से भुना पाने में कामयाब होते हमारे ओपिनियन पोल में तो आप गुजरात में नजर नहीं आ रहे। देखिए, मेरे ख्याल में तो आपका सारा ओपिनियन पोल मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ 2 घंटे से जी, हम कहीं भी ज़्यादा कामयाब होते हुए आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं याद दिला दूं, कल भी मैं आपके ओपिनियन पोल में था जिसमें आपने कुछ दूसरे आंकड़े दिखाए थे और सारे, तो मैंने कल एक बात कही थी, इसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी की बात थी जी। तो मुझे ये पूरा यकीन था, मैं पहले भी एक चैनल पर बोल चुका हूँ कि अभी आप मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिखाएंगे, उसके बाद आप अगला जो आपका प्रोग्राम होगा वो सीटों का होगा और उसमें आप बीजेपी की सीटें ज़्यादा, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये सीक्वेंस बड़ी मिलती जुलती है। सितंबर में जो पोल हुआ था, उसके बाद नवंबर में भी एक पोल, नवंबर और दिसंबर में जो पोल हुए थे जी, उसके अंदर तकरीबन जिन सीटों के बारे में जितना जितना बताया गया था, आपका जो ओपिनियन पोल है जी उसके आसपास घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पोल के मुताबिक अगर ये मान लूं कि मोदी जी उस वक्त भी जीत रहे थे और आज भी तकरीबन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है, चूंकि तो पहले ही जीत रहे थे। नहीं मीम साहब, अब मीम साहब 10-12 सीटों का फर्क आ रहा है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, अभी हमने जब से दिखाना शुरू किया उस वक्त ही हमने इस बात को स्पष्टता से कहा कि प्री पुलवामा और पोस्ट पुलवामा में हमने सीटों में तकरीबन 30% का फर्क देखा है। और हमारा ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल आपको अब से तकरीबन 6 से 8 दिन पहले का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें उस वक्त का ये ओपिनियन पोल है जब देश में पुलवामा के आफ्टर इंपैक्ट्स काफी थे। अब ये आगे कितना सही रह पाता नहीं रह पाता इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपका हाइपोथेसिस सही हो सकता है कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन मीम साहब, अभी जो स्थिति दिख रही है, नहीं आप तो नहीं करिए जी, अभी जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति के आधार पर अभी हमारे विशेषज्ञ भी यही कहते हैं, आपका परफॉर्मेंस गुजरात में और महाराष्ट्र में पहले से बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप स्थानीय आधार देखें गुजरात में तो बेहतर प्रदर्शन होना ही चाहिए, लेकिन शायद वो कन्वर्जन रेशियो नहीं है, वहां पर अभी नहीं दिख रहा। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भले ही आपके गठबंधन में काफी ज्यादा प्रमुखता है, एनसीपी के साथ आपका साथ आना काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं वो उतना सीट में कन्वर्ट होता नहीं दिखता। हम इसकी वजह आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह संभव है? थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत तो नहीं है? एक तरह से आपको ये इन्होंने नहीं जोर तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जोर तो लगाने की जरूरत है ही जी, जोर लगाने की तो जरूरत है ही। मैं तो ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है, परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, और इसका इतराफ़ आप लोग करते हैं, हम तो बहरहाल पार्टी के हैं, हम तो कहेंगे ही है जी, लेकिन सारे मीडिया ने इसका इतराफ़ किया है कि राहुल जी के पूरे एज ए होल जो पर्सनालिटी उनकी जिस तरह से डेवलप होकर आ रही है उसका अप्रिसिएशन आप लोगों ने किया है जी। अगर उससे वोट में कन्वर्जन नहीं होता जी तो फिर मैं मानता हूं कि मोदी जी का वोट का कन्वर्जन कैसे होगा। अगर पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव होता है
तो हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी दिखाई देनी चाहिए थी, और हम यकीनन उर्मिलेश जी आपके सामने अपने तथ्य रख रहे हैं। उर्मिलेश जी प्लीज। है मेरा खुद का मानना है। नहीं, मैं एक ही बात कह रहा था कि भाई आपने ये कहा कि राहुल जी ने बहुत मेहनत की है, ये मीडिया ने भी लगभग माना है कि राहुल गांधी ने पिछले 2 वर्षों में काफी मेहनत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है, उसके नीचे से ऊपर तक के नेताओं कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस क्या है। अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की साझा मेहनत को देखिए, आप उनकी राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि वो राजनीति किस तरह की करते हैं, अच्छी है बुरी है, आपकी अच्छी है बुरी है, उसको थोड़ी देर के लिए ताक पर रख दीजिए। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की मेहनत के आगे अगर पूरी पार्टी की मेहनत आप देखिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को देखिए, बीजेपी के उस विशाल नेटवर्क को देखिए, आपके नेता माय गॉड राहुल गांधी तो विनम्रता पूर्वक पेश आते हैं। आपके नेता तो इतने सालों से विपक्ष में हैं, लेकिन वो ऐसे उनकी तबीयत है, ऐसा मिजाज है कि वो लगता है कि वो बादशाह अभी भी हैं। इतना एरोगेंस उनके अंदर है कि वो जमीन पर जाने के बजाय हवा में ही उड़ते रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की मेहनत और कांग्रेस की मेहनत दोनों बराबर है। राहुल गांधी ने मेहनत की है, पार्टी ने वाकई मेहनत नहीं की है, जिसका नतीजा आपको कई प्रदेशों में भुगतने को नजर आ रहा है। छोड़ा जाओ मीम साहब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मीम साहब एक लाइन में जोड़ दूं मीम साहब। अच्छा प्लीज। मीम साहब मैं उर्मिलेश जी की बात में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, वो जोड़ना ये चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता जो है बारातियों जैसी है कि दूल्हे की बारात में गए, खाना खाया और सूट पहन के वापस आ गए। मतलब खुद जाकर के उनको लगता है कोई इंदिरा गांधी, कोई राजीव गांधी, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई राहुल गांधी आकर के उनको सब कुछ दे दे, जबकि भाजपा और संघ के कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जो है खड़े रहते हैं। ये एक फर्क जो है इस पर थोड़ा सा स्पष्ट। मीम साहब प्लीज बहुत छोटा सा क्षमा चाहता हूँ, वक्त की कमी की वजह से मुझे आपको संक्षेप में बात करने के लिए मैं आप ही से मिसाल देता हूँ जी। मैं आप ही से मिसाल देता हूँ। आप कर्नाटक में थे, मैं भी कर्नाटक में था एक हफ्ते तक। मैंने देखा कि आप भी इस बात का इतराफ कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मेहनत कर रही है। राहुल जी जब मेहनत करते हैं तो यकीनन उसके नतीजे में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो लीडर्स हैं, वो भी मूव करते हैं, उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा आ जाती है। और उर्मिलेश जी ने अभी कहा कि वो तीनों स्टेट्स में गए हैं जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जी। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर तकरीबन 17 दिन तक रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 5 साल में मैंने इन 3 स्टेट्स के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के वर्कर को मेहनत करते हुए देखा है जी, और उसके पीछे मैं फिर वही कहूंगा कि अगर राहुल जी एक्टिव हुए तो खुद ब खुद सबके अंदर एक ऊर्जा आई। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस नीचे काम नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं पिछले इस चुनाव से पहले से और चुनाव के बाद पिछले 1-1.5 साल से मैं बड़े आदर के साथ आपसे इत्तेफाक न रखते हुए अपनी बात सामने रखूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बड़े आदर के साथ इस बात को आप मानिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ एक जगहों पर तो काम करता है, अन्यथा वाकई में छत्तीसगढ़ एक अपने आप में एक अलग मिसाल है। और न्यूज नेशन पर हम लोगों ने इस बात को बड़े कई मामलों में माना, लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में इसको नहीं कह सकते। हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं, बिहार में आप नहीं कह सकते, कोई नाम लेवा नहीं है कांग्रेस में बिहार का। छत्तीसगढ़ का उदाहरण आपने दिया, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ एक्सेप्शन है। वहां भूपेश बघेल, सिंहदेव, साहू जी की सबकी जो तिकड़ी थी जबरदस्त ढंग से काम कर रही थी और उसका असर पड़ा। लेकिन दूसरे स्टेट के बारे में आप नहीं, उसमें एक चीज और जोड़ दूं, छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस लड़ रही थी, राजस्थान में 2 कांग्रेस लड़ रही थी, एक पायलट की, एक गहलोत की, और मध्य प्रदेश में 3 कांग्रेस लड़ रही थी, कमलनाथ की, सिंधिया की और बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहां पर राजीव रंजन जी, जो स्थिति अभी हम कर्नाटक में देख रहे हैं और जो स्थिति हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आपका सहयोगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन वहां दिखा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इससे बहुत बेहतर किया जा सकता था। ये कमी क्यों है? शिवसेना के साथ तालमेल न बिठा पाना क्या बीजेपी का कमजोरी आप मानेंगे? क्योंकि आप भी सहयोगी हैं, आपने 17-17 करा लिया, शिवसेना ऐसा नहीं करा पाई, आप अपने सहयोगी पर भारी रहे, शिवसेना न रह पाई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से डील करना आज मुश्किल है? मुझे ऐसा लगता है जो बिहार का अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कोई मुश्किल नहीं है जी।
अगर आपके जीतने के चांसेस हैं, कोई भी अलायंस अपने कंस्टिट्यूएंट्स के विनेबिलिटी फैक्टर को जरूर देखता है कि कितनी सीटों पर वो जीत दर्ज करने की हैसियत है। और इस लिहाज से अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौते के बाद शिवसेना को कोई एतराज नहीं है जी, तो मुझे लगता है इसको स्वीकार करना चाहिए कि अलायंस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। अभी जो 3 सर्वेज अभी आए हैं उनके जो निष्कर्ष हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने जा रही है एनडीए। और अगर कोई अलायंस सरकार बनाने के करीब है या सरकार बनाने जा रही है जी, दूसरी तरफ एक अलायंस को कुछ सीटें मिल रही हैं और उसको उसके संभावित मित्रों को कुछ सीटें मिल रही हैं, जिससे अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो एक कठपुतली कमजोर और तोलमोल वाली सरकार कहीं नहीं बन जाए। जो पिछले अनुभव हैं भारतीय लोकतंत्र के, उनको देख करके इन सीटों में बड़ी संख्या में इजाफा हो सकता है। लोग ताकत देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जिसको जो 400 प्लस की बात हम कहते हैं। चलिए 400 प्लस तो बहुत दूर, अभी 272 भी नहीं आप लोग जुटा पा रहे हैं। और पुलवामा से पहले स्थिति बहुत अच्छी तब भी नहीं थी। श्याम जाजू जी भी हमारे राजू रंजन जी से एक सवाल पूछ लूं मैं। श्याम जाजू जी थोड़ी देर के लिए जुड़ रहे हैं, फिर उसके बाद इनके पास दोबारा लौटेंगे। श्याम जाजू जी, अगर बात करें, चलिए गुजरात में तो आप अपने पीक पर थे, उससे कुछ ना कुछ कमतर तो होना ही था, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप अगर अलग अलग चलते आप और शिवसेना तो स्थिति बहुत विकट होती है और अभी भी आप अपने पिछले प्रदर्शन से काफी नीचे आ रहे हैं। ऐसा है, महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ये 1984 से चलता आया है। दोनों पार्टियों में विचार की साम्यता है, दिशा एक है। आज प्रदेश में हम राज कर रहे हैं और केंद्र में भी वो मंत्रिमंडल में शामिल है। मुंबई कारपोरेशन में भी हम साथ है, वहां पर शिवसेना का मेयर बनाया हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल गठबंधन है। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो जनता में इसका रोष होता। तो दोनों पार्टियों ने बड़ा मन करके ये गठबंधन रखा है। श्याम जाजू जी, मैं और आज तो देश का माहौल ऐसा है कि केंद्र के श्याम जाजू जी, लेकिन ये बताइए कि ये नेचुरल गठबंधन इतना अच्छा था कि 3.5 साल तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के लगभग खिलाफ रही। आप उद्धव ठाकरे जी के तमाम बयान देख लीजिए, यहां तक कि अभी भी पुलवामा हमले के बाद भी शिवसेना ने बीजेपी की बखिया उधेड़ी है। ये कैसा अलायंस है? क्योंकि आप जानते हैं कि अकेले अकेले चलते हैं तो स्थिति आपके बहुत खराब हो जाती। जी, इसीलिए मजबूरी का अलायंस है। नहीं, हमने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। बाद में दोनों पार्टियों को यह एहसास हुआ कि दोनों इकट्ठा चलने से जनता का हित है, प्रदेश का हित है, हमें चलना चाहिए। अपने आप में ये वापस जो नेचुरल गठबंधन हमारा था वो हुआ है। अब दोनों पार्टियां अलग अलग है, चुनाव का हमारा गठबंधन होता है, तो हर जरूरी नहीं कि हर विषय पर हमारी एक वाक्यता ही रहे, पर ये हमारा नेचुरल गठबंधन है, जनता ने एक्सेप्ट किया। नेचुरल गठबंधन ही कहेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो हमने अभी अपने दर्शकों को भी दिखाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रही। हम आपसे जानना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको विधानसभा के चुनाव में सफलता नहीं हासिल हुई, लेकिन क्या लोकसभा के चुनाव में भी वही परिस्थिति रहेगी? आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? लोकसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए जो अभी तक संपर्क हुआ है, मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं जी, मुझे लगता है कि विधानसभा के मुद्दे अलग थे और लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा है, देश सामने है। मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम जो 5 साल में हुआ है वो जन जन में उस बात की चर्चा है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो लोकसभा का होगा वो प्रधानमंत्री जी के या मोदी जी को फिर से 2019 में वोट परसेंटेज आपका विधानसभा चुनावों में अच्छा खासा अंतर है, तो नया वोटर कहां से आएगा आपको वोट डालने के लिए? क्या आप बराबर की टक्कर दे पाएंगे? पिछले चुनावों में भी 2013 में देखें तो बस्तर के और सरगुजा में हमारे कोई विधायक नहीं जीत आए थे। 1 विधायक जीते थे, 2 विधायक जीते थे। उसके बाद भी हम
2 लाख वोटों से आगे बढ़ के लोकसभा में जीते। विधानसभा का परिदृश्य बिल्कुल अलग होता है और लोकसभा का चुनाव और चुनाव का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पिछले 4 चुनाव को यदि एनालिसिस करके आप लोकसभा और विधानसभा के वोटों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा। और ये चुनाव जो हो रहा है ये एक नई परिस्थिति में चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का क्या नई परिस्थिति है अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, और हमने अभी तक लगातार 3 चुनाव में जी डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप नई परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। परिस्थिति विधानसभा चुनाव, नई परिस्थितियां दरअसल ये है कि आज बहुत बड़े भ्रष्टाचार के घोटालों की बात हो रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो आपकी सरकार के कई फैसलों को आज मौजूदा सरकार जांच के लिए भेज रही है। यहां तक कि आपके पुत्र का नाम भी उसमें कई बार सामने उछाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत ही भ्रष्ट फैसले लिए गए हैं। ये बात अभी जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा बनता वहां जा रहा है तो क्या ये आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? ऐसा 15 साल सरकार के, 15 साल डॉक्टर रमन के मंत्रिमंडल के एक भी आरोप, एक भी विषय आज तक 15 साल में कोई विषय ना आया है। एसआईटी का गठन उसके कहने से कर रहे हैं जो खुद अभियुक्त है, जिसके खिलाफ रिकवरी निकली है, जो कोर्ट से फरार है, जिसका वारंट है। यदि ऐसे एसआईटी गठन करोगे, इस गठन से क्या रिजल्ट आएगा? और जिस प्रकार से इस सरकार का एक ही काम रह गया है तो एसआईटी का गठन। किसी भी मामले को लेकर कोई एप्लीकेशन देता है उसमें एसआईटी बनता है। एक भी आरोप, एक भी विषय आज उन्होंने 10 साल बाद कभी किसी विषय को लेकर कुछ हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और काम पूरे जनता के सामने रखकर किया गया है और जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। ये 2-3 एसआईटी बना के बदनाम करने के लोकसभा के पहले जो साजिश हो रही है, जनता इसको पूरा बेनकाब करेगी, उसकी चिंता नहीं। डॉक्टर साहब एक और बात कही जा रही है आपके राज्य के लिए और वो ये कि आपके यहाँ जो बड़े नेता हैं आपसी तालमेल की कमी है। मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, यही आपसी तालमेल विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। क्या एक बार फिर वही होता दिखेगा? और ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब आपकी छवि पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि आपने यही कहा कि मैं राज्य में रहकर काम करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के सारे नेता, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र के हैं और अभी लगातार हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं भी तालमेल का अभाव नहीं है। सब मिलके काम करेंगे और सब लोकसभा में सबको अलग अलग जवाबदारी दी जा रही है। सब मिलकर काम करेंगे और पूरी एकता के साथ एक एक कार्यकर्ता खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में आप देखिए कितना शानदार सामंजस्य होगा। नए अध्यक्ष भी आ गए हैं चुनकर और एक बड़ा असर ट्रैवल क्षेत्र में भी उसका पड़ेगा विक्रम उसेंडी जी के आने के बाद। और हम सब पूरी टीम मिलकर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई अकेला काम नहीं करता, टीम वर्क काम करता है। सरकार में थे या सत्ता में थे, 15 साल हमने काम किया है, कभी भी किसी विषय को लेकर कभी मतभेद सामने नहीं आया। डॉक्टर साहब, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में गया भी था, आपके साथ भी रुका। नमस्कार एनके जी। मैं ये देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो मेरा भी परसेप्शन था, हालांकि वो गलत निकला रिजल्ट के बाद, क्या आपको लगा जो इतना बड़ा ड्रॉप हुआ है सपोर्ट बेस में और आप हार गए और हार ही नहीं गए, काफी नुकसान हुआ, तो क्या जनता विकास पे वोट देती है? और अगर देती है तो मोदी जी को क्या ये विकास के वोट मिलेंगे या वो भूल जाएगी जनता? आपका अपना केस अगर आप लीजिए तो विकास की बात होती तो शायद विकास किया था आपने, ऐसा आपने लगातार कहा, अभी भी कह रहे हैं। तो अगर विकास पे जनता वोट देती तो क्या आप हार जाते? और अगर नहीं है तो मोदी जी को फिर क्यों वोट मिलेंगे? आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी विकास किया है, तो उनको क्यों वोट मिलेंगे? विकास के नाम पे वोट तो मिलता है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार भ्रम की स्थिति पैदा की, झूठे वादे किए, जिस प्रकार लोगों को आश्वस्त किया, किसानों को जो ऋण माफी की बात हुई, उसका इफेक्ट निश्चित रूप से विधानसभा में दिखा। किसानों को लगा कि ये सरकार ऋण माफी कर रही है और कर्जा माफी एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना, जिसकी वजह से
वोट का डाइवर्शन हुआ, नहीं तो छत्तीसगढ़ में 10% वोट का फर्क कभी नहीं रहा है। ये सिर्फ तात्कालिक कारण था, धान की खरीदी हो रही थी, धान का मौसम था और उसकी वजह से कारण जो है एक बड़ा चेंज आया, वो मगर अब नहीं रहेंगे, ये दावा है आपका। जो बड़े-बड़े रमन वादे सिंह जी, मैं किए आपको थे। यहाँ माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ, हमें छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हमारी लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। रमन सिंह भी और तमाम खास मेहमान और हमारा वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा रहेगा।